हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ओमान कंट्री को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इसमें एक क्वेश्चन और इंसर्ट है आपके लिए। इंडिया और ओमान के बीच में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, उनके नेम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वोल्गा रिवर से रिलेटेड। तो वोल्गा रिवर को अगर हम मैप में देखें तो यूरोप की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसके रूप में सिचुएटेड है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर का ओरिजिन जो होता है वो रशिया कंट्री से ही होता है और इसके बाद में सदर्न रशिया में आकर के कैस्पियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के है। पिगेसस स्पाईवेयर का जो इशू है प्रेजेंट टाइम में, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा हमारे पार्लियामेंट के बजट सेशन पर। पिगेसस स्पाईवेयर से रिलेटेड अगर बेसिक फैक्ट्स को हम व्यू करें तो इजराइल जो कंट्री है वहाँ पर है एनएसओ कंपनी। एनएसओ कंपनी ने इस पिगेसस स्पाईवेयर को बनाया था और बहुत सारी कंट्रीज ने इसको बाई भी किया था अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। लास्ट ईयर हमने देखा है कि बहुत बड़े इशू इसको लेकर के उठे थे और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी लोगों ने पिटीशन इसको लेकर के रजिस्टर करवाई थी कि आप जुडिशरी को इंटरवीन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे इंडिया की एमिनेंट पर्सनैलिटीज जो हैं उनको लेकर के उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रेस करने के लिए स्पाईवेयर का यूज़ कर रही है। हालांकि उस टाइम जो हमारे मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, उन्होंने साफ इनकार किया था, रिफ्यूज़ किया था कि इस तरीके के किसी भी स्पाईवेयर का यूज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पब्लिश होती है और इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि 2017 में इंडिया और इजराइल के बीच में जो डील हुई थी डिफेंस वेपन्स डील, उसी डील का पार्ट था पिगेसस स्पाईवेयर भी। तो अब ये बोला जा रहा है कि आज से बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है और बजट सेशन में क्या किया जाएगा, जो भी अपोजिशन पार्टीज है वो इस पॉइंट को लेकर के, इस इशू को लेकर के अपोज करेंगी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि देखो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारे पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करेंगी। तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है उसको लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप हमारे पार्लियामेंट की दोनों हाउसेज की जो जॉइंट सिटिंग है या फिर किसी आइदर हाउस की जो उसको आप एड्रेस कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 87 ये बात बोलता है कि प्रेसिडेंट 2 ऐसे ओकेजन आते हैं जब वो हमारे पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करता है। फर्स्ट ऐसे टाइम पे जब भी कोई जनरल इलेक्शन हुई और जनरल इलेक्शन के बाद में जब न्यू लेजिस्लेचर बनता है और ओपनिंग सेशन जब उसका होता है, ठीक है, तो उस टाइम उनको एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। दूसरी बात ये होती है कि हर साल ईच ईयर पार्लियामेंट की जो फर्स्ट सिटिंग होती है उसको भी एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस आर्टिकल में ये बोली गई है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उनके खिलाफ में प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। ठीक है, इसको लेकर के कांग्रेस लीडर, लोकसभा में जो कांग्रेस लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने हमारे स्पीकर ओम बिरला को ये डिमांड की है, उनको लिखा है कि हम उनके खिलाफ में प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? देखो, ये एक तरीके से ऑर्डर देने का एक प्रोसीजर होता है। एक नोटिस आपको मूव किया जाता है। ए नोटिस इज मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मोशन बाय एनी मेंबर ऑफ आइदर हाउस। किसी भी हाउस के किसी मेंबर के द्वारा ये एक मोशन, मतलब एक नोटिस देने का काम किया जाता है मोशन के फॉर्म में। मान लो कि अगेंस्ट दोज बीइंग हेल्ड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, आपको जो प्रिविलेज मिले थे, आपको जो विशेष अधिकार दिए गए थे, उनको आपने एक तरीके से ब्रीच किया है और उसको लेकर के आप अपने आप को गिल्टी फील करो, इसके लिए ये मोशन पास करवाया जाता है। ओके, अब ये जो प्रिविलेज मोशन है इसमें जो हमारे स्पीकर हैं उनके पास में पावर होती है। लोकसभा के और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, सबसे फर्स्ट लेवल की जो स्क्रूटनी होती है ऑफ ए प्रिविलेज मोशन वो उनके पास में होती है। शुरुआत में या तो प्रिविलेज
मोशन को लेकर के वो डिसाइड कर सकते हैं, खुद डिसाइड कर ले, या फिर प्रिविलेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास में भी भेज सकते हैं। इफ द स्पीकर या चेयर गिव कंसेंट अंडर रूल 222 द मेंबर कंसर्न इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए शॉर्ट स्टेटमेंट। ओके, तो इस तरीके से प्रिविलेज मोशन का जो आर्टिकल है वो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको काउंटर करने के लिए जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो वर्क कर सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अब यहाँ पर बताया गया है कि अभी हमारा बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है। बजट सेशन में अभी प्रेजेंट टाइम में जो है कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे दोनों हाउसेज हैं उनकी फेजेस बेसिस पर यहाँ पर मीटिंग होगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इश्यू देखने को मिला। जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ की पुलिस और इसके अलावा जो हमारी आर्मी है उन्होंने 2 अलग अलग कश्मीर एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया। यहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद का जो एक तरीके से टेररिज्म ग्रुप है उनके जो कमांडर है जाहिद वानी, उनको भी पुलवामा में उनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर पंजाब, हमें पता है कि हमारे इंडिया के अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं और इसमें एक स्टेट है पंजाब। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं 117। यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ के सीएम हैं पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चानी, वो यहाँ पर असेंबली पोल में 2 सीट से, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से वो लड़ने वाले हैं। इसके बारे में देखो, ये एक तरीके से हमारे जो इलेक्शन कमीशन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप मान लीजिए या आरपीए एक्ट, उसमें ये बताया गया है कि जो पर्सन है वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है कि दोनों जगह से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको एक सीट रिजेक्ट करनी होती है। ओके, इसी तरीके का प्रोसीजर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो हमारा पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं उनके टाइम भी होता है कि आप वहाँ से भी एक जगह से अगर आप मेंबर हो लेकिन आप दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन कुछ प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बेसिस पर आप दूसरी सीट को लेकर के आपको डिसीजन टाइम पर लेना होता है। अगर आप डिसीजन टाइम पर नहीं लेते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की प्रोविजन है कि आपकी वो जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पेज नंबर 4 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 4 पर, वो केरला के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर के है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आप इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को समझिए। इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है कि केरला जो है, हमें पता है केरला का जो एक्सटेंशन है वो इस तरीके से है, तो यहाँ पर केरला की जो कैपिटल है वहाँ से लेकर के और केरला के नॉर्दर्न पार्ट को रेलवे लाइन को थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के 2019 से लगभग यहाँ पर सर्वे कंडक्ट करवाया गया था और यहाँ देखिए खशरागोड टू तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर सेमी हाई स्पीड रेल चलाई जाएगी सिल्वर लाइन के नाम से। ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अब इसको लेकर के कुछ इशू है, एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया और उस सर्वे में ये बात सामने आई है कि 75% जिन्होंने भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने अपोज किया है इस प्रोजेक्ट का। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो पीपल हैं उनके कंसर्न देखेंगे, फिर गवर्नमेंट के क्या क्या इनके खिलाफ में क्या क्या एक तरीके से उन्होंने अपने पॉइंट्स को रखा है, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो 75% जो एक तरीके से जो सर्वे हुआ है, सबसे पहले हम जो पीपल के कंसर्न देख लेते हैं। कंसर्न क्या है, जो पीपल है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, उनका बोलना ये है कि जब इस चीज़ को लेकर के एक सर्वे कंडक्ट करवाया जाता था तब हमारे यहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो भी इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से इफेक्ट होंगे, उनको लेकर के उनका कोई भी कंसल्टेशन उन लोगों के साथ में नहीं किया गया। दूसरा, पॉपुलेशन का ये मानना है कि केरला जो है वो हाईली डेंसिटी वाला स्टेट है, तो अगर आप इस तरीके से प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आप लैंड कहाँ से लाओगे, लैंड एक्वायर करोगे तो आप जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय करोगे, जो लोगों के घर बने हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय करोगे। ठीक है, अगर हम सेंसस 2011 के सेंसस के अगर हम डाटा देखें तो केरला स्टेट जो है वो हमारे इंडिया का थर्ड नंबर पर हाईली डेंसिटी वाला स्टेट है। हाईली डेंसिटी आप समझ रहे होगे ना कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं डेंसिटी। मतलब जैसे अगर हम राजस्थान स्टेट की बात करें तो वहाँ पर जो डेंसिटी एरिया है वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप यूपी, बिहार और इसके अलावा केरला, इन स्टेट्स की बात करोगे तो वहाँ पर 1 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं डेंसिटी।
तो केरला के बारे में ये डाटा है कि इतनी डेंसिटी है, मतलब यहाँ पर 1 किलोमीटर में बहुत सारे लोग रहते हैं और फिर उन सबको आप क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने बैंक लोन लेकर के अपने घर को कंस्ट्रक्ट करवाया है। अगर हम डाटा के बेसिस पर बात करें तो इंडिया में केरला जो स्टेट है वहाँ पर अर्बन एरिया में जो होम लोन है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा आएगा। और अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो केरला स्टेट के ऊपर बहुत सारा डेप्ट है। तो इतना डेप्ट होने के बाद में अगर हम यहाँ पर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्या केरला स्टेट इसको सहन कर पाएगा? ये तो कंसर्न है वहाँ की पॉपुलेशन ने ये भी बोला कि इससे आप हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उन सभी को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे। अब गवर्नमेंट का क्या बोलना है? सबसे पहली बात गवर्नमेंट ने ये बोली कि देखो इस प्रोजेक्ट में आप बोल रहे हो कि पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, सिर्फ हमारा जो स्टेट है वो ही इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इंडियन रेलवेज भी इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो इसके बेसिस पर ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आएगा। दूसरी बात आप कर रहे हो कि हाईली डेंसिटी वाला स्टेट है हमारा केरला, तो फिर आप तो यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर को ख़त्म कर दोगे, लोगों के घरों को ख़त्म कर दोगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जहाँ भी हमें लगेगा कि यहाँ पर कनेक्टिविटी को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए और यहाँ पर जो भी वेल एस्टेब्लिश तरीके से ग्राउंड लेवल पर वर्क है उसको वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए, तो उस एरिया में जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम एलिवेटेड जो डैम होते हैं, एलिवेटेड ब्रिज के ऊपर हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी अगर हमें यहाँ पर बात करें तो गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि इसकी वजह से जो हमारी इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ई श्रीधरन आप जानते हो, जिन्होंने बहुत सारी सिटीज़ में जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसको एस्टेब्लिश करने में, रेलवे प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने बोला है कि यहाँ की जो केरला गवर्नमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से एस्टेब्लिश करने में जो भी जल्दबाजी है, जो भी बेसिक कंसल्टेशन होना चाहिए, वो इसमें इस प्रोजेक्ट में उन्होंने कमी बताई है कि अगर इन प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो इन कमियों के बारे में यहाँ की गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव बात इसमें बताई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस प्रोजेक्ट को तो उन्होंने बोला है कि सेमी हाई स्पीड रेल चलेगी 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मतलब यहाँ पर आप जो कनेक्टिविटी है, पहले 529 किलोमीटर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम लगता था, वो जो टाइम है वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। गवर्नमेंट का ये भी बोलना है कि इन सारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स के बेसिस पर जो हम यहाँ पर अदर एरिया है उसको भी इजीली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, ताकि लोगों की यहाँ पर जो मेन जो रीच है वो यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट के थ्रू ही हो सके और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने पर्सनल व्हीकल्स का कम से कम यूज़ करें, जिसकी वजह से हमने देखा कि हाईली डेंसिटी वाला स्टेट है, तो हाईली डेंसिटी वाला स्टेट है तो एरिया की कमी है, तो उसके लिए हम एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाएं जिसकी वजह से लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो भी कंप्लीट हो सके और जो अदर इश्यूज हैं वो भी सब कुछ यहाँ पर हट सके। तो ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ बेसिक फैक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स और लास्ट में वे अहेड जो होता है, वे फॉरवर्ड जो होता है, वो सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सेकेंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उन्होंने अपने यहाँ पर जो भी उनका एक तरीके से वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिवाइवल करने की कोशिश की है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इस साल जो विंटर सेशन है उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल ने अपना जो टूरिज्म सेक्टर है, एक तरीके से टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए टूरिज्म सेक्टर के जो अदर एरियाज़ होते हैं उन सभी एरियाज़ में कुछ अच्छा काम किया है, ताकि हर एरिया को एक तरीके से बूस्ट किया जा सके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो स्टेट गवर्नमेंट ने वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर काम करने का कोशिश की, ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए और फिर उनको व्यू करने के लिए जो टूरिज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, हमने ये देखा 29 जनवरी को हमारे इंडिया का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है वो एक तरीके से एंडिंग की तरफ जाता है। हर साल हम यहाँ पर बीट द रिट्रीट सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं विजय चौक पर, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट की तरफ जो भी बैंड होते हैं हमारी आर्मी के और हमारे यहाँ पर ट्राई सर्विसेज के जो भी बैंड होते हैं वो परफॉर्म करते हुए प्रेसिडेंट की तरफ आते हैं। प्रेसिडेंट बाद में उनको रिट्रीट होने के लिए बोलता है और इस तरीके से हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एंड हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट
इनिशिएटिव इस बार के रिपब्लिक डे जो बीट द रिट्रीट सेरेमनी हुई उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इंसर्ट किए गए। सबसे पहले तो 1000 ड्रोन की हेल्प लेकर के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस जो हैं वो स्काई में उकेरी गई। मतलब स्काई आसमान जो है उसको कैनवास की तरह यूज़ किया गया और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ड्रोन्स की सहायता से ये सारी इमेजेस हमें आसमान में स्काई में देखने को मिली। अब ये जो ड्रोन्स हैं इसके लेकर के एक इनिशिएटिव है, एक स्टार्टअप है बोट लैब डायनेमिक्स। ये जो बोट लैब डायनेमिक्स जो है वो IIT दिल्ली के फिजिक्स ग्रेजुएट्स हैं तन्मय बुनकर और अनुज कुमार बर्नवाल। इन्होंने मिलकर के इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया था और इसमें जो IIT दिल्ली है वो भी इनको सपोर्ट कर रही है। इन्होंने लगभग 6 मंथ तक इस काम के लिए ये जो प्रोजेक्ट था इसके लिए उन्होंने मेहनत की, हार्डवर्क किया और इसी का रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनको लेकर के अब इस स्टार्टअप का एम ये है, अभी प्रेजेंट टाइम इनके प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि नई जो मिनिस्ट्री हैं, अदर मिनिस्ट्रीज जो हैं वो भी अपने प्रोजेक्ट को, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इस तरीके का ड्रोन्स का यूज़ कर रही हैं। दूसरे अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इस टाइम ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। तो अच्छी बात है, एक तरीके से स्टार्टअप हमारे इंडिया में डेवलप हो रहे हैं और इंडिया को एक बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने में भी वो हेल्प कर रहे हैं। तो ये काफ़ी शानदार इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो महाराष्ट्र में हमने एक इशू देखा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी उनको सस्पेंड किया गया 12 मेंबर्स को बीजेपी पार्टी से जो बिलोंग करते थे वो एक तरीके से गलत है, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क किया है। इशू आपको पता ही है कि लास्ट ईयर जो मॉनसून सेशन चल रहा था तो उस टाइम वहाँ के 12 बीजेपी मेंबर्स को वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने 12 मेंबर्स को एक तरीके से बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया 1 ईयर के लिए। इसको लेकर के जो 12 मेंबर्स हैं वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब इस चीज़ को लेकर के डिस्कशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा RPA एक्ट 1951, इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अगर किसी सीट से कोई पर्सन रिप्रेजेंट नहीं होता है मोर देन 59 डेज तो उस सीट को वैकेंट मान लिया जाता है और वहाँ पर बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो भी आपने न सिर्फ उन लोगों को सस्पेंड किया है, आपने वहाँ की जो पॉपुलेशन जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो लोग, उन पॉपुलेशन को भी आपने एक तरीके से रिप्रेजेंट लेस बना दिया है कि मतलब कोई भी उनको रिप्रेजेंट, उनकी वॉइस को उठाने वाला लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि देखो काम किया जाए, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके जो प्रोसीजर है, आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर उनमें हर्डल्स क्रिएट होती हैं तो आप उनके ऊपर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। जैसे कि जिस दिन की कार्रवाई चल रही है, जिस दिन का प्रोसीजर चल रहा है, उस डे की प्रोसीजर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस डे के लिए उनको सस्पेंड कर सकते हो या फिर उस सेशन के लिए आप सस्पेंड कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट सेशन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और उसके लिए भी आपने उनको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर गवर्नमेंट का अपनी तरफ से बोलना है कि यहाँ पर जो हमारी महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रूल्स हैं वो ये बोलते हैं कि अगर इस तरीके से असेंबली को अलाउ करते हैं, रूल नंबर 53 कि स्पीकर को ये पावर है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर डिसऑर्डरली कंडक्ट करता है और उसमें क्या किया जा सकता है कि उसको उस दिन के लिए विड्रॉ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर वो बार बार रिपीट किया जाता है तो सेशन का जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए आप उसको सस्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने ये बोला है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविज़न हैं उनको ध्यान में रख कर के जो भी गवर्नमेंट है वो इस तरीके के इशू को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोला कि अगर हमारे यहाँ पर बहुत ही माइनर एक तरीके से मेजोरिटी है किसी गवर्नमेंट के पास में तो वो इसका यूज़ कर सकती है इस तरीके से अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को क्या करके, सस्पेंड करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट को लेकर के है। अभी यहाँ पर एक रिटन रिस्पॉन्स मिला, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेर्गेई लेवरोव का कमेंट मिला जब वाशिंगटन से मॉस्को के पास में कुछ सिक्योरिटी डिमांड्स को लेकर के कुछ क्वेश्चंस उठाए गए तो उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने ये बोला कि रशिया कभी भी वॉर नहीं चाहता है, हम तो ये चाहते हैं कि यूक्रेन जो क्राइसिस है उसको हम बैठ करके नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व कर सके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में हमें पता है कि रशिया को प्रॉब्लम क्यों है।
प्रॉब्लम इसलिए है कि नाटो का एक्सपेंड किया जा रहा है। 1990s में जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ उसके बाद में यूएस ने दोबारा से स्टार्ट कर दिया नाटो का एक्सपेंशन। उसका कारण ये था कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, तो एक तो कारण उनको ये लगा कि हो सकता है कि रशिया सबसे बड़े पार्ट के रूप में सामने आया था, तो रशिया अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए कोशिश करे। दूसरा उनका ये देखने को मिला कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो सकता है तो यूएसएसआर का भी दोबारा से यूनिफिकेशन हो सकता है, तो यूक्रेन जो पार्ट है वो यूएसएसआर का पार्ट रहा हुआ है। और रशिया को ये भी कंसर्न है कि नाटो को एक्सपेंड करके आप हमारे जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ तक पहुँच गए हो, मतलब एक तरीके से रशिया को काउंटर करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। तो रशिया का यही बोलना है कि यूएस जो है वो अपने पॉइंट्स के ऊपर रुके और हम भी अपने पॉइंट्स के ऊपर रखेंगे, तो यूक्रेन का जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9/11 अटैक की बात की गई है कि किस तरीके से जो यूएस है उन्होंने अदर ऐसे कंट्रीज जो स्मॉल कंट्रीज होते हैं उन कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर जो अपनी ग्रेट पावर्स हैं उनका यूज़ किया जो वीकर कंट्रीज के खिलाफ में, जिसकी वजह से ये इशू वहाँ पर देखने को मिला। तो अगर हम बात करें तो इस तरीके का जो इशू है वो रशिया फेस करने की कोशिश नहीं करेगा। रशिया उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा जिसकी वजह से उसको खुद को, जो रशिया खुद कंट्री है, उसको कोई भी इशू देखने को ना मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर जो आर्टिकल है वो म्यांमार कंट्री को लेकर के है। हमें पता है 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं वहाँ पर मिलिट्री रूल लगे हुए। 1 फरवरी 2021 में वहाँ पर मिलिट्री रूल लगता है। कुछ टाइम तक वहाँ पर पार्शियली बेसिस पर डेमोक्रेसी रही। फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुए तब वहाँ की जो आर्मी है और जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई उन्होंने मिल करके वहाँ पर पावर को शेयर किया। लोगों ने फेस किया कि इंडिपेंडेंस होती क्या है, फ्रीडम होती क्या है। भले ही उन्होंने पार्शियली बेसिस पर किया, एक स्मॉल बेसिस पर उनको फ्रीडम देखने को मिली, लेकिन उनको पता चला कि फ्रीडम होती क्या है। इसलिए जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो उन्होंने मेजोरिटी देने की कोशिश की और आर्मी को लगा कि पावर हमारे हाथों से छिन जाएगी। इसी कारण से आर्मी ने जैसे ही वहाँ पर एक तरीके से ओथ होने वाली थी तो आर्मी ने वहाँ पर कंप्लीट पावर को अपने हाथों में ले लिया और जो भी डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उन सभी को प्रेजेंट कर दिया गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी एक मेजर इशू है। जैसे कि अफगानिस्तान के ऊपर मेजरली फोकस किया जा रहा है ग्लोबली लेवल पर, सेम उसी तरीके से जो म्यांमार कंट्री है वहाँ भी फोकस किया जाना चाहिए। यहाँ के कुछ इशू देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन हो रहा है। जो भी यहाँ के पॉपुलेशन है उनके खिलाफ में एट्रोसिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं और इसके एग्जाम्पल आप अभी प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए। हमारे इंडिया का जो बॉर्डर एरियाज़ है म्यांमार के साथ में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके के इलीगल तरीके से जो माइग्रेंट्स इश्यूज हैं वो इंक्रीज़ होने लग गए हैं। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग म्यांमार से आकर के हमारे इंडिया में रह रहे हैं, इलीगल तरीके से पार करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बॉर्डर को, और ये हमारे इंडिया के लिए भी एक मेजर इशू सामने आने वाला है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो मिल करके इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरी यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया का क्या स्टैंड रहना चाहिए। वैसे देखो इंडिया जो है वो इस तरीके के इश्यूज में अपनी न्यूट्रलिटी वाला जो भी प्रोविज़न है, जो भी पॉलिसी है उसको फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो यहाँ के विजिट पर गए हैं म्यांमार। हालांकि उन्होंने आंग सान सू की के साथ में मिलने की कोशिश की, उन्होंने अर्ज किया कि मुझे मिलने दिया जाना चाहिए, लेकिन उनको मना कर दिया गया। अब यहाँ पर हमारे इंडिया ने वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। इसके अलावा और सारे इशू जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। लिबरल पॉलिसी है और इसी तरीके की इंडिया को अपनाने की ज़रूरत है। हमें पता है कि इंडिया ने जो भी अपनी स्ट्राइजेंट पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डाइल्यूट हुए। यहाँ पर लास्ट टाइम में अगर हम देखें जब यहाँ पर मिलिट्री रूल था, उस टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद में यहाँ पर इन कंट्रीज, वो सारे कंट्रीज जहाँ पर मिलिट्री रूल था, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, उनको लेकर के इंडिया ने स्ट्राइजेंट अपने रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को अपनाया, जिसकी वजह से उन कंट्रीज़ के साथ में इंडिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नहीं हो पाए। लेकिन उसकी जगह चाइना ने लिबरल पॉलिसी को अपना करके सभी अपने रीजनल कंट्रीज़ में, रीजनल एरिया में जो भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के साथ में लिबरल पॉलिसी को अपनाया, लिबरल अपने रिलेशंस को अपनाया, जिसकी वजह से बहुत सारा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है
म्यांमार में, उसको इंडिया अपनी तरफ से सॉल्व करे। ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर भी इस इशू को सॉल्व करना चाहिए, जैसे कि हमने आसियान का रोल प्ले देखा। इसके बाद में यूएन जो है वो भी म्यांमार के इशू को ध्यान में ले कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों के जो राइट्स हैं उनको वायलेट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो मणिपुर स्टेट है जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में कुछ डाटा यहाँ पर शो कर रखे हैं। उनको अगर हम व्यू करें तो मणिपुर जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 36 इंडिया के जो स्टेट और यूटी हैं उनमें बिल्कुल मिडिल में एग्जिस्ट करता है, मतलब 16th रैंक है। इसके अलावा स्टेट जो है वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन में काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट है। इसके अलावा लो ट्यूबरक्लोसिस नोटिफिकेशन रेट है यहाँ पर। एनीमिक अगर हम देखें, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी एक तरीके से हम देखें चिल्ड्रन में, तो उसका भी लोअर शेयर है। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉवर्टी रेट जो है वो उसमें मिडिल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट है। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में, इसके अलावा सेकेंडरी लेवल के जो टीचर्स हैं उन ट्रेन टीचर्स की संख्या में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोअर अवेलेबिलिटी है इन सारी चीज़ों की, मतलब एजुकेशन के लेवल जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के ही है। हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है और इस जो फाइल की गई है यहाँ पर जो फ्रेश पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये बोला गया है कि जो इजरायली फर्म के द्वारा जो स्पाईवेयर बनाया गया था उसमें इंडिया ने कैसे उसका यूज़ किया, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमें पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर जब हमने देखा तो NV रमन्ना जो हमारे CJI हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक तरीके से उन्होंने एक एक्सपर्ट टेक्निकल कमेटी बनाई और उसको मॉनिटर करने का जिम्मा दिया जो हमारे फॉर्मर जस्टिस है RV रविंद्रम को। ये जो कमेटी है वो इन सारे रिपोर्ट को और ये जो भी एलिगेशन लगे उन सभी की इंक्वायरी कर रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने ये देखा कि जो कमेटी है उन्होंने उन सारे लोगों को इन्वाइट किया जिन्होंने सस्पेंशन व्यक्त किया था कि हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको गेन करने की कोशिश की गई है इस स्पाईवेयर के थ्रू। तो उन्होंने अपने जो भी उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे, जो भी उनके गैजेट्स हैं, उनका टेक्निकल एग्जामिनेशन हो सके ताकि पता चल सके कि उनमें कोई स्पाईवेयर प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से कोशिश की जा रही है। ओके, यहाँ पर जो फ्रेश पिटीशन फाइल हुई है उसमें ये बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस डील को किया और उसके बाद में भी डायरेक्टली उसने उसको मना किया। तो एक तरीके से हमारी जुडिशरी को, हमारी पार्लियामेंट जो है और हमारे पीपल जो हैं उन सभी के ट्रस्ट को ब्रीच करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट जज RV रविंद्रम को एक कमेटी का जज बनाया गया, हेड बनाया गया है कि आप जो एक्सपर्ट कमेटी जो पिगेसस स्पाईवेयर के लेकर के इशू को लेकर के ओवरव्यू करेगी, तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस कमेटी से अर्ज किया है कि जब भी आप इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करो, इस इशू को आप ओवरसी करो, तो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट जो है उसको भी आप इसमें ध्यान में रख करके इन सारे पॉइंट्स को आप व्यू करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और इजराइल रिलेशन को लेकर के है। हमें पता है कि 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर के। तो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए इजराइल को लेकर के, और अब जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है हमारे इंडिया के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था 17 सितंबर 1950 में, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए थे 29 जनवरी 1992। है, मतलब दोनों की काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमारे रिलेशन जो है वो हिस्टोरिकली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, और हमारे जो पीपल्स हैं उनमें इनहेरेंट वार्मथ है। बहुत सारे इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो एरिया है जिनमें मिल करके हम दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ देने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो आप सभी को पता है कि जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। हमारे इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर, और वहाँ पर कौन सी रिवर है इसका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उन दोनों रिवर के नेम को मर्ज करके ब्रह्मोस नेम रखा गया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिलीपींस कंट्री ने पहले जो भी अपना वाटर एरिया है उसको
डिफेंस करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए पहले हमारे यहाँ पर कोशिश की और एक डील साइन की उन्होंने अपने बॉर्डर एरिया को सिक्योर करने के लिए, ताकि साउथ चाइना सी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन इश्यू को सॉल्व किया जा सके। अब दोबारा से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के जो फिलीपींस कंट्री है वो अपनी आर्मी को सिक्योर करने के लिए भी यहाँ पर एक डील को साइन करने की कोशिश कर रही है। मतलब दोनों कंट्री, इंडिया और फिलीपींस कंट्री के बीच में फिर से डिस्कशन चल रहा है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के, और इस बार ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील साइन होगी वो फिलीपींस आर्मी के लिए होगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि सभी लोगों की जो भी डिजिटल आईडी है उनको एक तरीके से लिंक किया जाए। दूसरा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये बोला है कि देखो, सोशल मीडिया के ऊपर जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं या फिर जो भी हमारी जुडिशरी के द्वारा जो भी एक रिजल्ट ऑर्डर पास किया जाता है, उनको गलत तरीके से जो पर्सनल अटैक्स हैं, जो ट्रोल किया जाता है हमारे काम को लेकर के, वो गलत है। नवंबर 2021 में कॉन्स्टिट्यूशन डे के स्पीच पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने अटेंशन क्रिएट किया था कुछ स्टेटमेंट दे करके। उन्होंने बोला अटैक्स ऑन द जुडिशरी इन द मीडिया, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया, ये गलत है। फिजिकल अटैक्स ऑन जुडिशियल ऑफिसर्स आर ऑन द राइज, देन देर आर अटैक्स ऑन द जुडिशरी इन द मीडिया, particularly social media. The law enforcing agencies, particularly the central agencies, need to deal with such malicious attacks effectively. CGI ने बोला था कि जो हमारी सेंट्रल जो भी एजेंसीज हैं वो इन सारे पॉइंट्स को सीरियसली लेकर के काम करें कि जुडिशरी के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है वो गलत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉरेन पेज से। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर देखने को मिला था उसको 60 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर शो कर रखा है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से रेगुलर यहाँ पर रहे और किस टाइम हमने जब ये वॉर हुआ था उसी टाइम अगर हम देखें तो कोरियन वॉर, जापान में वॉर हुआ था, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पर इस वॉर के ऊपर फोकस नहीं किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो ब्रिटेन है वो यूक्रेन इन्वेजन को लेकर के चाइना को एक तरीके से हर्डल क्रिएट करने के लिए उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस को वाइडन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो 2017 से अगर हम देखें तो 2017 से अगर अब तक कंपैरिजन करें तो सबसे मोस्ट पावरफुल मिसाइल का उन्होंने टेस्टिंग की है। इस महीने में उन्होंने लगभग अभी टाइम देखें तो उनकी 7th लॉन्चिंग है इस मंथ की। एक तरीके से अगर हम नॉर्थ कोरिया के मैप को व्यू करेंगे तो उसके आसपास वाले रीजन में रशिया, चाइना, जापान, इसके अलावा जो हमारा US वाला पार्ट है, US, कनाडा, ये सारे जो कंट्री हैं वो काफ़ी रीजनल एरिया में हैं, उनको लेकर के काफ़ी कन्फ्लिक्ट क्रिएट रहता है। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया को लेकर के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन साइन हुए हैं, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया जो है उन सारी ट्रीटीज़ को, उन सारे डिस्कशंस को, नेगोशिएशंस को वायलेट करके इस तरीके की जो टेस्टिंग है वो रेगुलर कर रहा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को आप अपने वो सारे ग्रुप्स जिनमें आप सब कनेक्टेड हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि द हिंदू डिस्कशन की, एनालिसिस की ज़रूरत है नीडी पर्सनस को, तो उनको आप शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।